नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को बैंक बंद थे। अब 16 मार्च तक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल की वजह से शाखाओं में जमा निकासी और चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के विकल्प भी खोले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और अन्य सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं और प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 20 मार्च को मिदनापुर और 21 मार्च को बांकुरा में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और जहां पर आज अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने रविवार को देर शाम खड़गपुर में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी सीएम ममता को हराकर बीजेपी का कमल खिलाएंगे। अमित शाह ने रैली के दौरान कहा है कि बंगाल की जनता हमारे साथ है और रैली में उमड़ा जन सैलाब बदलाव के सवालों पर शाह ने कहा है कि वे क्यों डर रहे हैं, सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरुलिया में जनसभा करेंगी। बता दें कि पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने रविवार को कोलकाता में व्हील चेयर पर बैठकर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि बंगाल के खिलाफ सभी साजिशों को नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करेंगे। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो के बाद दरअसल ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द के सामने उनका दर्द कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घायल होने पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद आईपीएस विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी को उनके पद से हटा दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो Z+ प्रोटेक्ट की सुरक्षा का ध्यान दें, लेकिन उसमें चूक हुई, लिहाजा उनके खिलाफ जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से घोषणा पत्र जारी करने का अपना कार्यक्रम टाल दिया है। इस बीच खबर यह भी है कि टीएमसी अब घोषणा पत्र 17 मार्च को जारी करेगी। हालांकि घोषणा पत्र कार्यक्रम टालने की वजह नहीं बता पाई है। बीजेपी ने बंगाल के लिए अब तक 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें कि 4 सांसदों का नाम भी शामिल है, जिन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। बता दें आपको कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 63 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कि तीसरे चरण के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं बंगाल के चौथे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने 36 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बता दें आपको कि इससे पहले बीजेपी ने 57 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। वहीं तमिलनाडु के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए अरुण सिंह ने कहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी एनडीए के साथी के रूप में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर बीजेपी ने टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने कहा, हार का डर उन्हें होता है जिनके कुछ गलती जिन्होंने की हो, डर कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के अंदर है।
टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए कोलकाता के पूर्व मेयर श्रवण चटर्जी और साथ ही उनकी सहयोगी बैसाखी बनर्जी ने दरअसल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोनों टिकट न दिए जाने से नाराज हैं। बिहार आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तमाम नेताओं के साथ अपनी पार्टी को जेडीयू में विलय कर लिया है और खुद सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में आरएलएसपी को जेडीयू में विलय किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें तोहफे में जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद दिया है। 8 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय होना बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के जनादेश को जनता का आदेश मानकर फैसला लिया है। एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट को मिलने के मामले में दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के अधिकारियों ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। बता दें कि इससे पहले थाने की अदालत ने सचिन वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। एनआईए की ओर से वाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मोहर बनाना, आपराधिक धमकी देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। सचिन वाजे के खिलाफ थाने के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत की भी जांच हो रही है। वहीं इंटीलिया मामले में एनआईए के एक्शन से महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में एनआईए की जांच की जानकारी पहले ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को थी। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा है कि इस मामले की जांच एनआईए को इसलिए दी गई ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने लिखा, केंद्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कदम ने ट्वीट कर सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। राम कदम ने वाजे की गिरफ्तारी के मसले पर उद्धव सरकार को भी घेरा और शिवसेना से सचिन वाजे को बचाने के लिए देश से माफी मांगने की मांग की। राम कदम में इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कौन से नाम हैं जिनको कि महाराष्ट्र सरकार बचाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट कराया जाए जिससे कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने आए। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस दौरान होने वाले जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका जाएंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ ही शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। 17 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही नेपाल, श्रीलंका, मालदीव के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे और इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बात भी की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान टिकरी बॉर्डर पर पक्के आशियाने बना रहे हैं ताकि आंधी और बारिश में किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो और किसानों का कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन स्थल पर ही डटे रहेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 109वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर कानून बनाए। टूलकिट मामले में पिछले महीने जमानत पर रिहा हुई क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर पहली बार अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने मीडिया की आलोचना की और साथ देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। महानगरी मुंबई एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के चपेट में आती दिख रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब मुंबई से सटे मीरा भाईंदर क्षेत्र में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस साल बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी और 3 साल में होने वाले चुनावी प्रतिनिधि सभा की बैठक 19 और 20 मार्च को होने वाली है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार की जो बैठक है वो काफी छोटी होगी।
इस बार आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक चुनावी बैठक होगी और सरकारवाह सुरेश जोशी उर्फ भैया जी का 3 साल का जो टर्म है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में नए सरकारवाह की नियुक्ति अगले 3 साल के लिए होगी। इस बार सरकारवाह यानी कि भैया जी जोशी के पद पर बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 में से लेकर 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। इस साल की वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो 28 जून से होगी और जम्मू में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि बीते साल कोरोना महामारी के चलते वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। जौनपुर के विशेषरपुर चौकिया में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवक की टक्कर हो गई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें आपको, उधर सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव में फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी शामिल हुई। हेमा मालिनी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनका इस जनपद में पहला कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से ममता की सरकार ने जनता जो है वो काफी परेशान हो चुकी है और वो बदलाव भी चाहती है। अमेठी के मचिया गांव में पुलिस ने 90 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लान और शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए हैं। ललितपुर में बिना जुर्म 20 साल जेल में रहने के बाद विष्णु तिवारी से मिलने वालों की भीड़ लग गई है। राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी सहित समाज सेवी संस्थाएं भी विष्णु तिवारी को सांत्वना देने पहुंच रही हैं और साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही हैं। बुलंदशहर के हसनपुर में 6 ट्यूबवेल में सेंध कर 4 ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। संभल में टप्पेबाजों ने बेकरी व्यापारी की बाइक में टक्कर मारकर व्यापारी से 8,000 की रकम एक साथ साफ कर लिया। आपको बता दें, व्यापारी के शोर मचाने पर राहगीरों ने एक टप्पेबाज को पकड़ लिया है, जबकि एक टप्पेबाज भागने में कामयाब हो गया। राहगीरों ने टप्पेबाज की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया। बहराइच के कतरनिया घाट के गिरजा बैराज पर संदिग्ध परिस्थितियों में डॉल्फिन की मौत हो गई। वन विभाग ने मरी हुई डॉल्फिन को कब्जे में ले लिया है। बस्ती के गौर गोसाई गांव के पास दरअसल पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। 50,000 के नामे बदमाश दीपक शुक्ला के पैर में गोली लगी है। बता दें आपको कि दरअसल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और वहीं 2 अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर बाइक लेकर फरार हो गए। कानपुर के देवीपुर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त में जुटी है। युवक की हत्या ईंट से कुचलकर की गई है। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन है और सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बता दें, सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन के पटल पर कई बिल रखे जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद चुनाव तय करेगा कि चौधरी देवीलाल का वारिस कौन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव डीएस ढेसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पंचकुला में कांग्रेस पार्षद पंकज वाल्मीकि पर युवक ने जानलेवा हमला किया है। पार्षद के सर और बाजू पर चाकू लगा है। वहीं यहां पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फरीदाबाद में 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली चौक रोड सालों से खस्ता हालत में है, जिससे कि यहां पर अक्सर लोग हादसों के शिकार हो जाते हैं। कई बार तो शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने कोई सुध तक नहीं ली है।
एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि दरअसल ये रोड जो है पेरिफेरल रोड का हिस्सा थी, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लेकिन राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने कहा है कि अब इस सड़क को बनाने के लिए नगर निगम ने टेंडर जो है वो जारी किया है, लेकिन वो भी सिंगल टेंडर है जो कि कानूनन ठीक नहीं है। अब नगर निगम के अधिकारी दोबारा से आपको बता दें कि टेंडर करने का जो भरोसा है दिला रहे हैं। पानीपत के गोहाना रोड स्थित निजी होटल में प्रदेश स्तरीय हरियाणा बॉक्सिंग संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जिलाध्यक्षों ने भाग भी लिया और सर्वसहमति से संदीप कादियान को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली यमुनानगर के आदि बद्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों से मुलाकात की और वहां उनके फैंस ने उनकी तस्वीर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। सिरसा की मीरपुर कॉलोनी में दरअसल सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि दर्जनों युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामे इस यात्रा में भाग लिया। बता दें आपको सद्भावना यात्रा शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। जाखल के अग्रवाल धर्मशाला में समाजसेवी संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि 131 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज के मैदान में एनसीसी कैडेट्स के 20 सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ, जिसमें कि करीब 440 कैडेट्स ने भाग लिया। एग्जाम में 242 फर्स्ट हरियाणा एनसीसी बटालियन के और 198 सेकंड एनसीसी गर्ल्स हरियाणा बटालियन के कैडेट्स ने भाग लिया। बता दें कि ये सर्टिफिकेट का पेपर पास करके 20 सर्टिफिकेट का पेपर दूसरे साल में दिया जाता है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर ओपी धनखड़ लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, बता दें आपको ओपी धनखड़ कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, थोड़ी देर में लेंगे कोविड की डोज, कोवैक्सीन की डोज लेंगे। आपको बता दें कि एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन हो रही है, तो ओपी धनखड़ लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में लेंगे कोवैक्सीन की डोज। तो एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है और बता दें आपको थोड़ी देर में ओपी धनखड़ कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में कोवैक्सीन की डोज जो है वो लेंगे ओपी धनखड़। तो बता दें आपको एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में मौजूद हैं और बता दें, जानकारी दे दें कि ओपी धनखड़ कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो बता दें आपको चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर, थोड़ी देर में कोविन की डोज जो है वो लेंगे। तो एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में मौजूद हैं, जहां पर ओपी धनखड़ लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, ओपी धनखड़ कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, थोड़ी देर में लेंगे कोवैक्सीन की पहली डोज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में मौजूद हैं ओपी धनखड़। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी देर में कोवैक्सीन की जो डोज हैं वो दी जाएगी ओपी धनखड़ को। तो बता दें आपको ओपी धनखड़ लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। तो थोड़ी देर में कोवैक्सीन की डोज जो है ओपी धनखड़ लेंगे। बता दें आपको ये इस वक्त की
महत्वपूर्ण जानकारी। और ओपी धनखड़ के जो पिताजी हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। ओपी धनखड़ वहां पर खुद मौजूद हैं। कोरोना वैक्सीन उन्हें लगाई जा रही, जो पहला डोज है वो लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले ओपी धनखड़ के जो पिताजी हैं और उन्हें ये कोवैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। एमएलए हॉस्टल डिस्पेंसरी में मौजूद हैं और पवन सिवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ओपी धनखड़ अपने पिता के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में हरियाणा की जो एमएलए हॉस्टल है वहां पर जो डिस्पेंसरी है उस डिस्पेंसरी की ये तस्वीरें हैं और जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ उनके पिता भी मौजूद हैं और उनके पिता को वैक्सीनेशन जो है वो कर दिया गया है और अभी जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ जो है उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो दी जा रही है। तो ये जो तस्वीरें हरियाणा एमएलए हॉस्टल की है और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो दी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ अपने पिता के साथ कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जा रही है और कोवैक्सीन की जो पहली डोज है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, सीधी तस्वीरें हैं और सबसे पहली जो डोज है आज कोरोना वैक्सीन की हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पिताजी को लगने जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको बता दें बस ये वैक्सीन जो है वो लगेगी और कोरोना वैक्सीनेशन जो कि महा अभियान जो वैक्सीनेशन का है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और फिलहाल अब ओपी धनखड़ भी कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें तो बता दें आपको पूरी तरीके से सेफ कोरोना वैक्सीन जो वैक्सीनेशन का अभियान और किसी तरीके की भ्रांतियों पर ध्यान ना दिया जाए, बिल्कुल सेफ ये कोरोना वैक्सीन। और इसी दिशा में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो तमाम नेता हैं वो भी कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जिनके पिताजी ने कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई है और अब ओपी धनखड़ के कोरोना वैक्सीन जो है वो आज लगने जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धनखड़ के पिता भी ले रहे हैं कोवैक्सीन और फिलहाल आपको बता दें ओपी धनखड़, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आज कोरोना वैक्सीन की जो पहली डोज है वो लगाई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कोरोना से इस जंग में हर कोई अपने स्तर पर जो है वो इस वैक्सीनेशन के महाअभियान को पूरा कर रहा है, इसमें भाग ले रहा है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एमएलए हॉस्टल की तस्वीर आपको बता दें। धनखड़ ओपी धनखड़ के पिता ने भी कोरोना वैक्सीन जो है वो उसकी पहली डोज लगाई है और फिलहाल अब हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज जो है वो लेने जा रहे हैं। ये सीधी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्ला तेरी मेरे साथ मान ली जाएगी, तो बीच में आ रहा है। तो फिलहाल पूरी तरीके से अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर चेक यहाँ पर हो रहा है और फिलहाल अब ऐसी स्थिति में अब कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी ओपी धनखड़ को। फिलहाल उनके पिता को जो पहली डोज है कोरोना वैक्सीन की वो लगा दी गई है और फिलहाल अब ओपी धनखड़ जो हैं वो यहाँ पर लगाने पहुंचे हैं कोरोना की वैक्सीन की पहली जो डोज है और इसके 28 दिन बाद आपको बता दें जो दूसरी डोज है वो यहाँ पर दी जाएगी, जो कि अमूमन जिन्हें वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है, उन्हें जिस तरीके के एहतियात जो हैं वो दिए गए हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ के दिखा रहे थे और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। नूह जिले के मालब गांव में दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं ने उत्थान के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें आपको ये सम्मेलन दरअसल मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से किया गया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्य सरकारों को आदिवासी और दलित समाज के लिए
आरक्षण 30% बढ़ा देना चाहिए। नूंह जिले के शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात 120 कर्मचारियों को मेडिकल कॉलेज की तरफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत 6 साल पहले 120 कर्मचारियों को रखा गया था। स्टाफ नर्स कर्मचारी मनोज कुमार ने बताया है कि 6 साल पहले मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात हुए थे। अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत यहां पर स्टाफ नर्स की भर्ती की गई थी। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।